नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो आखिर बना कैसे, और वो भी सीधे उन असली हस्तलिखित नोट से जिन पर इसकी पूरी योजना तैयार की गई थी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ कागज पर लिखी कुछ बातें नहीं हैं। ये तो उस विशाल इमारत की नींव का नक्शा है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। आज हम इसी नक्शे के एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचकर देखिए, साल है 1947, देश अभी अभी आजाद हुआ है और सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है। करोड़ों लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, इन सब के लिए एक कानून, एक किताब कैसे बनाई जाए? इतना बड़ा काम आखिर ऑर्गेनाइज हुआ कैसे? तो इस चुनौती से निपटने का तरीका बहुत ही स्मार्ट था। संविधान सभा ने ये नहीं किया कि सब एक साथ बैठ के काम करें, नहीं, उन्होंने इस विशाल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और इसके लिए बनाई गई ढेर सारी विशेष समितियां, मतलब एक पूरा का पूरा नेटवर्क। ये जो हाथ से लिखे नोट्स हैं ना, ये उस समय की पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए तो सही, कितनी सारी समितियां, कितना बड़ा नेटवर्क, हर समिति का अपना एक खास काम था। ये देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये काम कितना बड़ा और कितना जटिल रहा होगा। अच्छा, तो अब इन नोट्स को थोड़ा और साफ तरीके से समझते हैं। इस टेबल को देखें। इसमें जो बड़ी बड़ी समितियां थीं, उनके नाम और उनके अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि नेहरू जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता एक से ज्यादा अहम समितियों को संभाल रहे थे। मतलब शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को बहुत सोच समझ कर बांटा गया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, काम को और भी ज्यादा बारीकी से किया गया था। बड़ी समितियों के अंदर भी छोटी छोटी उप समितियां थीं। ये उप समितियां मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक या फिर जनजातीय इलाके जैसे बहुत ही खास और संवेदनशील मुद्दों पर काम कर रही थी। इसका मकसद ये था कि हर आवाज को सुना जाए, हर मुद्दे पर गहराई से विचार हो। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी सारी समितियां सब अपनी अपनी रिपोर्ट और सलाह दे रही हैं। इन अलग अलग धागों को लेकर एक खूबसूरत कपड़ा कौन बुनेगा? मतलब इन सब रिपोर्ट्स को जोड़कर एक फाइनल दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? और इस सवाल का जवाब है प्रारूप समिति। जी हां, द ड्राफ्टिंग कमिटी। कह सकते हैं कि ये पूरे मिशन का असली इंजन थी। इसी समिति के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सभी समितियों की सिफारिशों को ले और संविधान का पहला मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करे। ये देखिए, ये है वो दस्तावेज, प्रारूप समिति का ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसमें इस समिति के सदस्यों के नाम हैं और तारीख भी साफ साफ लिखी है, 29 अगस्त 1947। यानी देश की आज़ादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही इस सबसे ज़रूरी समिति का गठन हो गया था। तो कौन थे इस कमिटी में? ये रहे वो 7 सदस्य, हर एक अपने अपने क्षेत्र का महारथी। एक बात और, ये लिस्ट हमेशा एक जैसी नहीं रही। काम के दौरान कुछ बदलाव भी हुए, जैसे डीपी खेतान और बीएल मित्तर की जगह नए सदस्य आए। इससे पता चलता है कि ये एक जीवंत प्रक्रिया थी। और इस पावरफुल कमेटी की कमान किसके हाथ में थी? एक नाम, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार डॉक्टर अंबेडकर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता भी कहा जाता है। उनकी जिंदगी का सफर देखिए। मध्य प्रदेश के महू में जन्म से लेकर देश के पहले कानून मंत्री बनने तक और फिर मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने तक, हर पड़ाव अपने आप में एक मिसाल है। और उनकी पढ़ाई लिखाई तो देखिए, मतलब ये वाकई असाधारण है। मुंबई यूनिवर्सिटी, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से उन्होंने डिग्रियां ली। यही वो ज्ञान की गहरी नींव थी जिसने संविधान निर्माण जैसे मुश्किल काम को संभव बनाया। इसीलिए जब हम उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कहते हैं, तो ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है। ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी गहरी समझ और उनकी दूरदर्शिता का सम्मान है। तो आखिर में ये सोचना लाजमी है कि इन सभी समितियों की सामूहिक मेहनत और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेता की दूरदृष्टि आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन बनकर कैसे चल रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे संविधान की अहमियत बार बार याद दिलाता है।